नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जूनियर इंजीनियर और अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। अब हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने यूआर यानी कि जर्नल, एससी, एसटी और ओबीसी, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमिलियर और इनके लिए ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए एक ग्रुप गए यानी कि ग्रुप सी की जो है वैकेंसी निकाली है। और ये जो वैकेंसी होगी ये ऑनलाइन मोड से होगी यानी कि ऑनलाइन माध्यम से होगी, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो जो टोटल वैकेंसी है वो है 196 यानी कि 196। अब यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसी दी गई है, जैसे कि विद्युत इंजीनियर के लिए यहाँ पर कुल रिक्तियाँ 69 और साथ में अनारक्षित यानी यूआर के लिए टोटल 42 है और ओबीसी, एनसीएल यानी नॉन क्रीमिलियर के 15, एससी की 5। इस तरह से आप पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो है 10। और अगर बात करते हैं यूआर की तो टोटल यहाँ पर 6 निकली हुई है, ओबीसी की, एनसीएल की 2, एससी की 1 और साथ में ईडब्ल्यूएस की 1 यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इस तरह से आप सभी वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए थोड़ा आगे चलकर यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो है उपरोक्त रिक्तियों के संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने या बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास सुरक्षित है। यानी कि जो बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, ये भर्तियों को यानी कि जो वैकेंसी है इनको घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। और साथ में उक्त पद आरक्षण उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी के लिए, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और साथ ही दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो वैकेंसी है इसमें आपको मतलब रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, केवल अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ही अवतारित है, यानी कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर टोटल जो है वेतनमान यानी कि आपकी सैलरी बताई गई है। तो आपकी सैलरी जो होगी अभी या जो इंजीनियर है उनकी सैलरी जो होगी लगभग 45,000 के आसपास जो है वो आपकी सैलरी होगी और लेवल 7 की जो आपको सैलरी मिलेगी। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी दिखाई गई है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है ए पॉइंट, यहाँ पर आपको हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास हाई स्कूल में या फिर इक्विवेलेंट इसके एग्जाम में अगर हिंदी नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद जो अगला है पॉइंट बी में 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसके बाद जो आगे चलकर है वो देखते हैं। यहाँ पर आपके पास 3 साल का ऑल इंडिया डिप्लोमा एग्जामिनेशन होना चाहिए, यानी कि 3 साल का ऑल इंडिया डिप्लोमा होना चाहिए। ये भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि किसके द्वारा कंडक्ट हो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली पॉलिटेक्निक। अगर आपके पास इससे रिलेटेड डिप्लोमा है, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। अब इसके बाद आगे चलकर जो है यहाँ पर भी आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है और इन्हीं फील्ड्स में यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन्हीं फील्ड्स में मांगा गया है। लेकिन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो कि सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के अंदर काम करती हो। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि नेशनल सर्टिफिकेट, यानी आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट है इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं फील्ड्स में जो किसके द्वारा अप्रूव हो, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका सर्टिफिकेट जो है इसने डिपार्टमेंट ने अप्रूव किया है तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होगा। अब इसके बाद अगला जो है फाइनल एग्जामिनेशन हेल्ड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश फॉर 2 ईयर्स, डिप्लोमा इन कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और यानी कि ये जो 2 पॉलिटेक्निकल है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ और नेशनल पॉलिटेक्निक नैनीताल, यहाँ पर आप अगर आपने फाइनल एग्जाम दिए हुए हैं अभी तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखते हैं कि नोट में क्या दिया हुआ है। डिप्लोमा फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, यानी कि अगर आपने डिस्टेंस से कोई डिप्लोमा किया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे होंगे उस टाइम तक आपका डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफ़ देयर इज
A CGPA, OGPA or CPA system, then candidate must bring relevant conversion formula issued by their institution of university to convert CGPA into percentage। यानी कि अगर आपके डिप्लोमा में कुछ इस तरह से आपके अंक दिए हुए हैं तो उन्हें कन्वर्जन फार्मूला से कन्वर्ट करके परसेंटेज में आपको बताने हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए आपकी एज दी हुई है। पॉइंट नंबर 3 में आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एज का पूरा जिक्र किया हुआ है। तो आपकी एज जो है 18 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आप 18 से कम आपकी उम्र जो 18 साल और अधिकतम उम्र आपकी जो है वो 40 साल होनी चाहिए। यहाँ पर उसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसके बाद सीधा पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको आयु में छूट दी गई है, यानी कि किस किस कैंडिडेट को कैसे आयु में छूट मिलेगी, तो यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि अगर आप SC ST और नॉन क्रीमिलियर यानी कि OBC और NCL के कैंडिडेट हैं तो आपको अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। और इसके बाद अगर बात करते हैं दिव्यांगजनों की तो यहाँ पर 15 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। अब इसके बाद आगे चलती है, यहाँ पर आपको आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। SC ST OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमिलियर या फिर PWD स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित या फिर भूतपूर्व सैनिक, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ये आपको आरक्षण मिलेगा। अदरवाइज आप अगर उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आपको आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और साथ में जो जर्नल के जो लोग हैं, जर्नल के जो कैंडिडेट हैं, उनको आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क दिखाया गया है, यानी कि आपने कितनी फीस पे करनी है। तो देखिए अनारक्षित OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपया फीस होगी। और अगर बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, उनके लिए 700 रुपया। और दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए मात्र 10 रुपया जो वो फीस हो रहेगी। अब इसके बाद आगे चलकर जो A पॉइंट है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो आवेदन शुल्क है यानी कि आपकी जो फीस है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट गेटवे ऑफ SBI कलेक्ट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो फीस है वो पेमेंट गेटवे ऑफ SBI कलेक्ट नाम का एक ऑप्शन आता है, उसमें उसी से पे होगी। अदरवाइज और जो ऑप्शन होते हैं उनसे पे नहीं होगी। और फॉर्म सबमिशन के 24 घंटे के उपरांत पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होगा, यानी कि जो आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे उसके 24 घंटे बाद आपके जो पेमेंट गेटवे वो एक्टिवेट होगा। और दोस्तों ने किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगी, इसकी जमा करने की विधि आपको वेबसाइट पर यहाँ पर दी गई है। और बैंक के जो चार्जेज हैं वो अभ्यर्थी को खुद देने होंगे। अब इसके बाद आगे बताया गया है कि अगर आपने जो फीस जमा कर दी वो किसी भी राशि में ना वापस होगी ना स्थानांतरित की जाएगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, अब इसके बाद अन्य प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। तो हमारा जो सबसे पहले होगा वो CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि CBT के दौरान आपको क्या क्या चाहिए। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको ले जाना होगा, और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप भी आपको ले जाने होंगे। और दोस्तों एक वैध फोटो पहचान पत्र, यानी कि एक आपका ID प्रूफ होगा, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वोटर ID हो, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, इनमें से एक आपका जो है फोटो पहचान पत्र माना जाएगा, आपको ले जाना होगा। अब इसके बाद आगे जो है अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वही लेके जाने हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास स्थान, और दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो उनसे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सभी आपको ले जाने होंगे। आपके जो डॉक्यूमेंट और यानी कि आपका एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपको वहाँ पर जमा कराने होंगे। अब इसके बाद जो 9वां पॉइंट है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC जिसको हम बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको वहाँ पर ले जाना होगा। और साथ में इसके बाद अगला जो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 10 है, यहाँ पर बताया गया है कि वैवाहिक स्थिति, यानी कि कोई भी महिला या पुरुष एक या एक से अधिक पति या पत्नी रखते हैं तो उनका चयन नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद आपको चयन प्रक्रिया दी गई है। तो चयन प्रक्रिया के बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले आपका जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होगा। CBT की जो अवधि है वो 3 घंटे की होगी, और इसमें सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वही पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सभी के कैंडिडेट्स के लिए 28% मार्क्स लेने होंगे न्यूनतम। और अगर बात करते हैं अन्य श्रेणी की तो यहाँ पर 33% जो है वो न्यूनतम मार्क्स माने जाएंगे। इसके बाद आपका जो है वो शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
इसके बाद आगे चलकर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये जो है वो 2 पार्ट्स में होगा, पहला पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपसे 150 पूछे जाएंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं तो पार्ट 2 में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें जर्नल हिंदी, जर्नल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों जो प्रत्येक क्वेश्चन वो 1 मार्क का होगा और साथ में 0.25 जो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से 0.25 जो मार्क्स हैं वो आपके कट जाएंगे और आपका जो रिजल्ट है वो नॉर्मलाइजेशन करके ही आपका स्कोर को जो है वो बताया जाएगा। अब इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर टाइप ब्रेक नियम दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं, हालांकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यानी कि आपका जो किसी और कैंडिडेट के साथ अगर आपके नंबर सेम आते हैं तो आपके साथ क्या किया जाएगा वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 13, यहाँ पर आपके परीक्षा स्थान दिए गए। CBT के लिए वेन्यू अलॉट हो सकता है तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन शहरों में जो है आपका CBT हो सकता है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 14 में आवेदन कैसे करें ये जानकारी दी हुई है। तो आवेदन तो आप अपनी सभी डिटेल्स जो है वो सही भर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद जो है चालान यानी कि फीस की रिसिप्ट ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई है। आपने यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई बताया गया, यानी कि अप्लाई कैसे करें। आपके जो मेल ID है, मोबाइल नंबर वो बिल्कुल सही होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं हो पाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नंबर जो है वो आपकी मेल ID पर ही भेजे जाएंगे। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दी गई है एप्लीकेशन को फिल करने की, आप वो पढ़ सकते हैं, हालांकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद आगे चलकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पॉइंट नंबर 15 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपका प्रवेश पत्र दिखाया गया है, यानी कि एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड जो है आपके रजिस्टर्ड मेल ID पर दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा CBT के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको आने जाने के लिए कोई TA या DA नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट को अपना सारा काम खुद करना होगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, हालांकि ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद आपको बताया गया पॉइंट 17 में, यानी पारदर्शिता, यानी कि वस्तुनिष्ठ पर्सन के जो सही आंसर है वो परीक्षा समाप्ति तिथि, यानी कि जब परीक्षा खत्म होगी तो उसके 4 दिन के अंदर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपकी जो आंसर की होती है वो परीक्षा एंड के बाद 4 दिन के बाद आपकी जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और आप वहाँ पर जाकर अपनी जो है आपत्ति अगर आपको कोई होती है तो वो दर्ज करा सकते हैं, वो भी 3 दिन के अंदर। और कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 23 है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट तिथि दी गई है, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन करने की तो तिथि है वो 3 जून है। 3 जून 2021 से जो है फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे और जो अंतिम तिथि है वो होगी 2 जुलाई, यानी कि 2 जुलाई 2021 को जो है वो फॉर्म बंद हो जाएंगे ऑनलाइन। और साथ में आवेदन शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो है 4 जुलाई 2021 रात को 11:45 तक जो है आप अपनी फीस को क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 24, यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क का विवरण दिया गया है, यानी कि आप इन नंबर पर या फिर इन मेल ID पर आप अपनी जो है प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इस भर्ती के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो भी नीचे आपको नोटिफिकेशन करके एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिंक मिल जाएंगे, आप उन लिंक पर क्लिक करके हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।